तो आज तुम्हें ये सिखाया जाएगा कि किसी केम शाफ्ट की रनआउट को कैसे चेक किया जाता है। रनआउट मतलब इसकी बेंडनेस को कैसे चेक किया जाता है। कैसे पता चलेगा कि ये बेंड है। यदि ये केम शाफ्ट के ये 3 बियरिंग जर्नल्स हैं, ये बीच वाला और एक फ्रंट वाला और एक रियर वाला, ये इस तरह से इंजन के ब्लॉक में फिट होती है और ये हेड में भी फिट होती है। तो जब भी इंजन ओवरहॉल होता है, ओवरहॉलिंग करानी ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि एक टाइम चलने के बाद 1 लाख किलोमीटर से या 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर चल जाने के बाद इंजन के पार्ट्सों में घिसावट आ जाती है। तो उस घिसावट को दूर कर, उससे क्या होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी पुलिंग पावर वीक हो जाती है, उसकी ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऑयल जो लुब्रिकेंट डाला जा रहा है उसमें वो है ऑयल। जब ऑयल बढ़ेगा मतलब अगर घिसावट हो जाएगी तो कंप्रेशन प्रॉपर सक्शन भी नहीं हो पाएगी, जितनी मात्रा में हवा अंदर आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाएगी इंजन सिलेंडर के अंदर। जितना कंप्रेस होके हवा का तापमान बढ़ना चाहिए वो भी कंप्रेशन लीक हो जाएगा साइड से, क्योंकि रिंग भी घिस चुके हैं और सिलेंडर लाइनर भी घिस चुका है, पिस्टन भी घिस चुका है, क्रैंक शाफ्ट में भी घिसावट हो गई है। तो उस समय फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, मगर इंजन की पुलिंग पावर वीक हो जाएगी, यानी खिंचाव शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है। और गाड़ियां धुआं देने लगेंगी, वायुमंडल को भी प्रदूषित करने लगेंगी। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। वो आजकल तो फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, DPF सब कुछ चोक कर देंगे। वो आजकल के इंजन रिफाइंड इंजन है, वो 2-2.5 लाख किलोमीटर के बाद उनको भी ओवरऑल करना पड़ता है। ठीक है। तो ओवरऑलिंग करते समय जब इंजन को खोल दिया जाता है, डिसमेंटल करते हैं, तो उसमें हर पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना है। उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि दोबारा फिट किया जा सकता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोबारा फिट नहीं किया जा सकता, जिसे बदलना पड़ेगा। किसी को ये हल्की फुल्की, अगर ये 0.08 mm तक बेंड है तो इसको प्रेस में सीधा किया जा सकता है। यदि उससे ज़्यादा है तो फिर ये बदली जाएगी। केम शाफ्ट में घिसावटें होती हैं। इसकी जो केमें हैं, केम क्या है? केम शाफ्ट में एक जो हाई स्पॉट है, जो एक हाई स्पॉट बना हुआ है, वो उसकी केम है, यानी केम की लोब है। तो लोब में घिसावट होगी क्योंकि वो टेपट लिफ्टर को वाल्व लिफ्टर के साथ फ्रिक्शन कर रही है। आपका लुब्रिकेंट का अगर उसकी वेयरनेस ज़्यादा हो गई है सिलेंडर लाइनर में, तो उस रास्ते से सारा लुब्रिकेंट तो उसका कंज्यूम हो जा रहा है, तो प्रॉपर ऑयल प्रेशर भी डाउन हो जा रहा है, उतना ऑयल नहीं मिल पा रहा है। लुब्रिकेशन की कमी के कारण फिर इंजन गर्म होने लगता है और उसको ये सारे जितने भी ये स्टील के पार्ट हैं, स्टील अलॉय के, तो वो उनमें घिसावट होने लगती है। इसलिए प्रत्येक पार्ट का इंस्पेक्शन करना है। केम शाफ्ट का इंस्पेक्शन करना है, वाल्वों का इंस्पेक्शन करना है, क्रैंक शाफ्ट की मेजरिंग करनी है, उसके मेन जर्नल्स और क्रैंक पिन की। तो आज हमने सीखना है कि कैसे केम शाफ्ट की रनआउट को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं, टूल्स हैं, एक तो केम शाफ्ट आपके पास डिजीज्ड केम शाफ्ट है जिसको आपने टेस्ट करना है। वी ब्लॉक के ऊपर हम इसे सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 से 50 mm का, और ये डायल टेस्ट इंडिकेटर 25 से 50 mm से केम की हाइट को नापना है, केम के ड्वेल को भी नापना है, मेन जर्नल्स की मोटाई को भी नापना है। ठीक है। और सेफ्टी फर्स्ट, टूल्स को एकदम टूल्स क्या है, प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। डायल टेस्ट के इंडिकेटर को इस तरह से फिट करने से पहले इसका जो बड़ा डायल है, बड़ी सुई दिखाई दे रही है, वह भी 0 पे होनी चाहिए, और जो इसके नीचे एक छोटा सा डायल है वह भी 0 पर होना चाहिए। ठीक है। यदि उसमें एरर है तो उसे ठीक कर लो, उसकी कैलिब्रेशन कर लेनी चाहिए। वी ब्लॉक पे थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लेना चाहिए, ताकि वो इस केम के जर्नल्स को खुरचे ना। ये डेलिकेट पार्ट्स हैं, इनके सरफेस के ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग होती है, वह प्लेटिंग
नहीं हटनी चाहिए या उनमें कोई पिटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आप इसको ऐसे उठा के ऐसे हाथ से बार बार गिरेगी नीचे तो ये बेंड हो जाएगी। अब जब केम जर्नल्स के साथ जब ये ब्लॉक में फिट है तो उसमें बियरिंग हैं, बुश बियरिंग हैं। इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन के कारण वो बियरिंग भी घिस जाते हैं। बियरिंग क्या काम करते हैं? शाफ्ट को सेंट्रलाइज करते हैं, शाफ्ट पर पड़ने वाले हर प्रकार के बलों को वह अवशोषित कर लेते हैं और घूमने के लिए एक अक्ष प्रदान करते हैं ताकि इजी रोटेशन मिले। उसके लिए बुशिंग के उन बियरिंगों को लुब्रिकेशन मिल सके और ये केम शाफ्ट और ये जो बियरिंग जर्नल्स और बियरिंग के बीच एक ऑयल की फिल्म बन सके, तो उसके लिए ये ऑयल होल से इसमें रखे हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, इसका क्लियरेंस भी मैंने तुम्हें क्लियर पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से फिट करने के बाद अब क्या करना है, इसको घुमाना है। इसे जैसे जैसे हम घुमाएंगे और ये डायल पे नज़र रखनी है। अब ये डायल पे जो जितना भी ये डायल आगे को बढ़ रहा है, इसको देखो, बड़ा डायल चलने लग गया, कितने खाने चला? इसका जो सबसे छोटा खाना है वो 0.01 का है और जो 10 लिखा है तो वह 0.1 है। तो 10 से पहले जितना भी है वो 0.09 है, 0.8 है, 0.7 है। ठीक है ना। मैंने कितना बोला कि इसकी बेंडनेस कितनी चल सकेगी जिसमें कि ये सीधी हो जाएगी 0.08। तो देखते हैं ये कितनी बेंड है। और जहाँ से ये चलना शुरू हुआ, अपने ध्यान के लिए आपने यहाँ पर एक निशान मार लेना है पक्का वाला। अभी हमारे पास तो चौक ही है यहाँ पर, तो इसमें चौक से निशान लगा ले रहे हैं, नहीं तो कोई भी ऐसा पेंट जिसे निकाला जा सके, या मार्कर से इसमें निशान लगा लिया और फिर इसको घुमाया। कितनी भी 0.02। अब ये वापस 0 पे आ गया। तो एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये निशान लगाने का मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ के बीच में ये ज़्यादा है। अभी फिर इसको पूरा घुमाएंगे, अन्य स्थानों पर भी देखेंगे। 0 पे आ गई, यहां से शुरू हो गई है बैंड होना। अब वो हिल गया ना डायल, यहां से बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये निशान है यहाँ, इसको 2-3 चक्कर चलाना है। ठीक है, ये सेंटर पर ही चेक करना है। अधिकतम कितनी आई उसे नोट करो। 0.01 से अधिकतम कितनी गई? अधिकतम रीडिंग हमें यहाँ पर मिली 0.04। ठीक है,
अब हम इसको यहाँ पर से हटा के इस वाले पर भी देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि इसका जो डायल का स्टेम है वह केम के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। तुम लोग रीडिंग देखना और उसको नोट भी करना है। बड़ी कितनी बड़ी? यहाँ पर से बड़ी। अब इसकी अधिकतम रीडिंग लिखनी है। 0 पे आ गया? अभी नहीं आया। जहाँ पर 0 पे आ जाएगा वहाँ पर फिर निशान इसमें लगा लेना है। इस तरह से हमने देखा इसमें कितनी आई बेंडनेस, 0.04, कहीं पर 0.5 थी, ये ठीक हो सकती है, ठीक है। इसको प्रेस में ठीक किया जा सकता है, अगर तब ठीक किया जा सकता है जबकि इसकी केम हाइट भी ठीक होगी और ड्वेल भी ठीक होगा। अब माइक्रोमीटर में नापना मैंने सिखा दिया है तुम्हें, कैसे उससे पहले 0 एरर को सेट करना है और कैसे रीडिंग लेनी है। मेन डिवीज़न, फिर सब डिवीज़न को देखना है और फिर थिम्बल डिवीज़न को देखना है और उनको जोड़ लेना है। इस तरह से केम हाइट कितनी आएगी उसको मैन्युफैक्चरर के दिए हुए डेटा के साथ मिलाना है। यदि वो केम हाइट प्रॉपर है तो फिर इसकी खाली ये जो भी इसके ऊपर ये निशान वगैरह बने हुए हैं इनको साफ़ करके फिर से मेजर करके इसे फिट किया जा सकता है। अब लगे हाथों सारे के सारे जर्नल्स को चेक कर लेते हैं। जीरो पे है, कोई हलचल हो रही नीडल में? इस तरह से हमने इसे चक्कर लगा के देख लिया। यहाँ ये ठीक है, हिली तो ये क्योंकि आगे भी बेयरिंग है पीछे भी बेयरिंग है और वो ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है, बीच वाले में घिसावट होने के कारण, और क्योंकि इस पर भी बल क्या पड़ रहे हैं, इसने टिपेट को उठाना है, उस पुश रॉड को उठाना है, फिर ऊपर रॉकर आर्म को उठाना है, पर रॉकर आर्म के अगले सिरे ने क्या करना है, वाल्व स्प्रिंग को दबाना है, और वाल्व स्प्रिंग का जो टेंशन है वह 250 kg CM स्क्वायर भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है। वो 600 kg CM स्क्वायर भी हो सकता है। तो उतना बल अंत में पड़ा कहाँ, वो इसी केम शाफ्ट और पुश रॉड पे पड़ा, ठीक है। तो इस कारण कई बार पुश रॉडें टेढ़ी भी हो जाती हैं, पर पुश रॉड टेढ़ी नहीं हुई तो वो सारा का सारा इस केम पे पड़ा, इस वजह से ये केम है, केम शाफ्ट टेढ़ी हो जाती है। इसको बहुत सावधानी पूर्वक इस तरह से टेस्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा टच कर दोगे तो वहाँ एरर दिखाएगा। अभी 0 पे है और सरफेस को टच कर रखा है, नीडल पे हलचल देखना। अब यहाँ पर होल आ गया है, हुई कोई हलचल? नहीं हुई। तो इसकी बेंडनेस कितनी आई?
0.04 और जहाँ पर है बैंड वहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब उठा के इसको इस वाले जर्नल को भी देख लें। ये थोड़ा पतला है, इसको जो करना है इधर ये साइड में इसके लगे हुए हैं। हिली तो नहीं निडल? टच है, 0 है। कुछ है हलचल हुई? तो हलचल कहाँ हुई थी? बीच वाले केम जर्नल में। इससे पता चलता है कि ये केम शाफ्ट यहाँ पर बैंड हो चुकी है। ये जो बीच में एक कट दिखाई दे रहा है ये किस लिए है? ये ऑयल के लिए है, ठीक है। ये वाला गियर कौन सा है? स्पाइरल गियर, फॉर डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव देने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही ऑयल पंप को भी ड्राइव देने के लिए। ये वाली केम क्या है? ये क्या चीज़ है? ये तो क्या इसका डाया एक समान है? ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है इसके अंदर? ये इंटीग्रल पार्ट है, मैंने बताया था। कौन सा पार्ट है ये? लगाया क्यों है ये? क्यों बना है इसमें? ऑयल पंप को नहीं, फ्यूल, मैकेनिकल फ्यूल पंप को ड्राइव देने के लिए। ये पुराने इंजनों में था, आजकल के इंजनों में मैकेनिकल फ्यूल पंप नहीं है। आजकल के इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप टैंक में लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये जितनी भी अन्य एसेसरीज को चलाना पड़ रहा था उन्हें अपने इंजन की पावर लॉस हो रही है। वो इंजन की बहुत सारी पावर ऐसे ही लॉस हो जाती है। इफेक्टिव स्ट्रोक एक ही होता है, वो होता है पावर स्ट्रोक। बाकी पंपिंग लॉस, पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक, देन सक्शन एंड कंप्रेशन, ये तीनों क्या हैं? पंपिंग लॉस हैं, ठीक है। और उसके अलावा अल्टरनेटर को ड्राइव देनी है, वाटर पंप को चलाना है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाना है, ऑयल पंप को चलाना है, और इसी तरह से फ्यूल लिफ्टिंग पंप को भी चलाना है। तो ये बहुत सारी पावर इस तरह से लॉस हो जाती हैं। तो उस पावर लॉसेस को कम करेंगे तो क्या होगा? इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसकी पुलिंग पावर बढ़ेगी, और क्या होगा? उसके फ्यूल कंजम्पशन में भी कमी आ जाएगी, कम फ्यूल खाएगा, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी में भी वृद्धि होगी। ये केम कितनी एसेंट्रिक है तुम इसको भी जांच सकते हो कि ये केम कितनी एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मतलब कि वो उसका सेंटर एक समान नहीं है, यह भी एक केम ही है। टूल को सही ढंग से टच करना है। टच हो रहा है? टच भी है। दोनों जीरो पर हैं, छोटा वाला डायल भी और बड़ा वाला डायल भी जीरो पर है। अब फिर इसे घुमाते हैं।
2 mm, 2 चक्कर हो गए, और नीचे वाली सुई भी 2 खाने आगे चली गई। तीन mm हो गया। ये मैक्सिमम कितना जा रहा है उसे नोट कर लेना। कितना? 3.74 है। मुझे 74 दिखाई दे रहा, तुझे 73। मनीष तू देख तो कितना दिख रहा है, उसमें कितना दिख रहा है कैमरे में? 70 आ गया तो ये घूम गई ना। थ्री 3.70 तक गई थी। यस, कितनी गई? नीचे वाला डायल देखो। यस, 3.70, इतनी ये एसेंट्रिक है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर केम का डायग्राम बनाया था तो मैंने एक एंगल बनाया था। ठीक है, ये इसलिए है कि ये वाल्व धीरे धीरे खुले और धीरे धीरे बंद हों। आजकल की केम प्रोफाइल ऐसी वाली नहीं भी मिल सकती है। आजकल की केम यहाँ पर ऐसी भी मिल सकती है। ऐसी क्यों? क्योंकि ये वाल्व को देर तक खुला रखने के लिए। ठीक है, दूसरी एक तीसरी प्रोफाइल ऐसी भी हो सकती है। तो ये केम शाफ्ट हैं, इतने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए। ये नहीं वहाँ जाकर कहो कि ये पता नहीं किस तरह की केम है, या फिर वो कोई पूछे कि ये ऐसा क्यों रखा जाता है। तो ये वाल्व को देर तक खोलने के लिए और धीरे धीरे बंद होने के लिए ये सब क्यों दिया, ताकि धीरे धीरे खुले और धीरे धीरे बंद हों। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने तुम्हें इसमें सिखाया है, इस वाल्व की सीट को भी देखना। ये पिटेट हो जाते हैं, यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा कार्बन जमा हो जाता है। जब साफ़ करते हो तो आपको इतना पता नहीं कि आपने किस जगह पे साफ़ किया और किस जगह पर ज़्यादा घिस किया। इसको भी वी ब्लॉक में ऐसे रखना है यूँ, और डायल टेस्ट इंडिकेटर को यहाँ लगाना है। इसके जो स्टेम को यहाँ लगाना है, यहाँ लगा के वाल्व को घुमाते रहना है। जो रीडिंग आ रही है उसको नोट कर लेना, और जो स्पॉट को चौक लगा के नोट भी कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से वाल्व स्टेम को भी, कहीं ये टेढ़ा तो नहीं है, वाल्व स्टेम भी टेढ़ा हो सकता है। इसके ऊपर लगा और नीचे ये पिस्टन से टकरा गया। ऐसा कैसे होगा, कब होगा? जब आपने टेपेट क्लियरेंस ठीक नहीं किया होगा, उस समय ये वाल्व टेढ़े हो सकते हैं। ये जाके नीचे पिस्टन के क्राउन पे टकरा सकते हैं। इसको तेज़ी से क्रैंक शाफ्ट ऊपर को ला रही है, और ये तुमने ज़्यादा ऊपर क्लियरेंस रखा नहीं, और ये वाल्व लिफ्ट ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो जाने के कारण ये इस पर टकरा सकता है, इससे वाल्व टेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।